अच्छा तो यार इसके बाद हम चलते हैं। तो ये तो एक करंट सिचुएशन थी कि क्या हो रहा है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, या मेरा ख्याल है हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि हमने ओवरऑल देखा कि भाई यानी एजुकेशन किसी तरीके से कंटिन्यू है, ऑनलाइन हो सकती है। पाकिस्तान में शायद कंप्लीटली उसको ऑनलाइन करना उस तरह भी पॉसिबल ना हो। तो एक तो एजुकेशन सेक्टर है जो कि इससे अफेक्ट हो सकता है इकोनॉमिकली। उसके अलावा यार वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि यार अगर ये 2 हफ्ते भी ऐसा रहा या 1 महीने भी ऐसा रहा, तो ये बिल्कुल जो है वो दिवालिया हो सकते हैं, बिल्कुल बंद हो सकते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और अगर उसी को कनेक्ट करते हुए आप मुख्तसर ये बता सकें कि यानी जिस जगह पे आप मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे मैं इंग्लैंड और सुनील इंग्लैंड का, मैं स्वीडन का बता सकता हूँ कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे, यानी अगर एक मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या जो पुअर लोग हैं, वो किस तरह कोप कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वजाहत के पास जाएंगे। देखें, एजुकेशन के मुताल्लिक तो बता ही दिया कि एजुकेशन जो है हम्म। वो इस टाइम पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम्म। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो है वो होगा। वो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो असरात हैं वो दूररस होंगे। सही। यानी ये जो है वो लॉन्ग रन के अंदर जो अभी गैप आ रहा है, जो अभी एजुकेशन से दूर हो रहे हैं लोग, उसका जो असर है वो आने वाले सालों के अंदर जो पड़ेगा। हम्म। अल्लाह ना करे अगर ये मामला जो है वो और मज़ीद ज़्यादा खिंचता है। उसके बाद जितनी भी हमारी हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो तमाम की तमाम जो है ना इससे मुतासर हैं। इसलिए कि आप सही। प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते। हम्म। इसमें आप ना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ना ही आपको कुछ और करना होगा। आपको उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए, वो हैवी मशीनरी चलाने वाले चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन पूरी चाहिए आपको। अ, फिर सेकंड नंबर पर जो पाकिस्तान का इशू है बाकी दुनिया के मुकाबले में, वो यहाँ की लो बैंडविड्थ है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। अगर आप हम्म। जो है वो अपने कुछ इदारों को और कुछ चीज़ों को ऑनलाइन कर भी दें, तो आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से सहार सकें। मतलब सही। सिचुएशन तो ये है पूरी दुनिया में कि मैं कल बात कर रहा था अपने सीईओ से, तो उन्होंने कहा कि जी जितनी भी नई सर्विसेज हैं जैसे जूम वगैरह या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी पूरी दुनिया को बाद में देंगे, पहले हम देंगे अमेरिकन को और नॉर्थ अमेरिकन को। हम्म। और उसमें भी जो है वो कोटा बना देंगे कि जी आपके पास जो एंटरटेनमेंट है वो उसको बाद की प्रायोरिटी मिलेगी। जो मेन हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं अपनी पूरी दुनिया के साथ, लोग अपनी ऑनलाइन चला रहे हैं चीज़ें वगैरह, उनको जो है वो उस पर ज़्यादा वो मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब एजुकेशन कह लें कि अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, और ऑब्वियसली उस मैन्युफैक्चरिंग में उसकी पूरी सप्लाई चेन, क्योंकि सही। आपने तो लॉकडाउन कर दिया ना आपकी तो। मैं भी हम्म। जैसे सोच रहा था कि आपके पास तो थोड़े अरसे में जो आपकी ड्राइव डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज़ वगैरह या बटर वगैरह, उसकी सारी इंडस्ट्री तो पंजाब के अंदर मौजूद है। कराची में तो सही। बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है। आपके चीज़, आपके बटर वगैरह ये तो शॉर्ट हो जाएंगे। हम्म। अगर यहाँ पर कोई डेयरी प्रोडक्ट बन रही है तो वो घी और तेल है सिर्फ, कि जो हम्म। यहाँ की प्रोडक्शन और यहाँ की चीज़ों को कर सकते हैं। आपने तो हम्म। उसको भी रोका हुआ है अभी कि उसके लिए भी आप बंदों को अभी नहीं जाने दे रहे, या डेली वेजेस वाले जो रखते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा पाकिस्तान में, वो आपकी इकॉनमी का बहुत बड़ा चंक है, वो है आपकी टेक्सटाइल जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। आपने हम्म। वो टेक्सटाइल भी रोकी हुई है, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो आपके अगले फिस्कल ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट आएगा उसका। हम्म। यानी ये तो मुझे मोटी मोटी ऐसी बातें जहन में आ रही हैं कि जो यानी चेरी ऑन द टॉपिंग्स हैं, लेकिन सही। आपको जो है वो एक्चुअल केक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी चीज़ें हैं, हम्म। इसके बारे में तो अभी स्पेकुलेट करने का भी मतलब दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मतलब आदमी सोच के हौल आता है सही बात कि है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम्म। तो इसका मतलब यार ओवरऑल सिचुएशन खराब है। हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म को आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसमें मेरा ख्याल है चाहे वो हमें जितना भी थोड़ा सा उसमें अनकंफर्टेबल हो बात करना, लेकिन हम थोड़ा सा सोचेंगे उस बारे में कि क्या लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। अच्छा गुफरान, तो यार ये जो डिफरेंट, जिस तरह वजाहत ने बताया, डिफरेंट सेक्टर्स बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, या मतलब कंटिन्यूसली इफेक्ट हो रहे हैं। तो डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो मिसाल के तौर पर अगर कोई मिडिल क्लास एरिया है, या मिडिल क्लास एक शख्स है, फैमिली है, या जो गरीब हैं, जो मिसाल के तौर पे चौराहों पे बैठे हुए होते हैं मजदूरी के लिए, उन डेली वेजेस वाले हैं, वो किस तरह कर रहे हैं? जब अब ये पैनिक बाइंग शुरू हुई, लोगों ने घरों में राशन रखना कहा, यानी हुकूमत की तरफ से कहा गया, और जो बहुत अमीर क्लास है उनके भी जो है वो कुछ अरसे तक, वो भी ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो लोगों का ओवरऑल क्या है, सोच क्या है? लोग क्या रिलैक्स हैं, या बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि यार अगर 2 हफ्ते और रहा तो हम बिल्कुल जो है वो, यानी जो मिडिल क्लास तबका है या गरीब तबका है,
तो डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं इस वक्त? यहाँ पे मैं एक एक अजीब सी बात बताऊँ। हाँ, यहाँ पे बताओ। हमारे सुनील भाई जो यूके से हैं, उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव बताया कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होंगे, ये हो रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यहाँ पे केसेस इतने नहीं हो रहे, बड़ी अजीब सी बात है। अभी तक सिर्फ 1600 केसेस आए हैं, उसमें से 26 जो है वो डेथ्स हुई हैं हुँ, और 50 तो रिकवर कर गए माशाल्लाह। हालाँकि यहाँ पे जो है वो लॉकडाउन इतना अच्छा फॉलो किया भी नहीं जा रहा है जितना मेरे ख्याल में बाकी इटली वगैरह में कितना सख्त लॉकडाउन हुआ है, हुँ, चाइना में कितना सख्त लॉकडाउन हुआ था। हुँ, यहाँ पे इतना नहीं हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह का कोई खास करम है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो ये नंबर्स रेज़ नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो ये है कि भाई जो हमारे लोकल सेक्टर हैं, वजीब भाई ने तो बड़े-बड़े सेक्टर गिना दिए, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो हमारा बड़ा शदीद मुतासिर हुआ हुआ है इस वक़्त। सही। तो जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग थे, वो तो समझ लो कि सब ज़मीन पे आ रहे हैं हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता। हुँ, हुँ, ऊबर चला रहे थे, करीम चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे हुँ, वगैरह-वगैरह, ये तो हुँ, बड़े हुँ, हुँ, मुश्किलात में। लेकिन जो फूड सेक्टर के लोग थे या फूड में भी, मतलब मैं रेस्टोरेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रोसरी वगैरह से रिलेटेड है, वो रिलैक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ग्रोसरी सारी अवेलेबल है और कोई पैनिक नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से जारी है। यहाँ पे जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सप्लाई पे कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, सही। और बल्कि जो इंटरसिटी जो सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो सारी गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी चल रही है। हुँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद की हुई है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, ज़ाहिर बात है, हुँ, क्योंकि हमें जो है वो पब्लिक को थोड़ा-सा आइसोलेट रखना है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सप्लाई चेन का मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें मसला आ रहा है, और सही। आने वाले 3-4 महीनों में तो नहीं आ रहा। आगे चल के अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सही, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो कहीं न कहीं तो मसले आएँगे। सही। लेकिन ये कि वैसे जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोड्यूस भी हो रही हैं, उनके वर्कर्स भी काम पे जा रहे हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह सब फॉलो भी कर रहे हैं, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सप्लाई भी पूरी तरह से जारी है। सही है। अलबत्ता हमारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, जैसे कि वेटर्स हो गए, और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया ये हैं, टीचर्स हैं जो काम कर रहे थे, ट्यूटर्स वगैरह, ये वो जो मतलब ये मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ। हुँ, तो ये ज़ाहिर बात है इफ़ेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो सही है। अल्लाह रहम करे, हुँ, इसमें क्या हो रहा है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ हुँ, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों ने जो है स्टॉक कर के चीज़ें रखी हैं, कुछ लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वाफ़िर मिक़दार में चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मैंने देखा कि यूके में और दूसरी जगहों पर जो है वो मेरी जब बात हुई लोगों से, तो मुझे पता चला यार वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो गए हैं, वहाँ पे टिश्यू पेपर ही नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइज़र्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सब मिल रहा है हुँ, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर के थोड़ा-सा ही आगे चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़ा, हुँ, और वहाँ पे सारी की सारी रैक्स, हर किस्म की कैटेगरीज़, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो आपके चावल हो, घी हो, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब फुल है। तो सही है। यहाँ तो पे इस तरह का मुझे हुँ, अभी तो कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा, और लोगों का स्टॉक करने का भी कोई मुझे मूड नज़र नहीं आ रहा, हुँ, क्योंकि अभी तमाम चीज़ें जो वो एक बैलेंस के साथ चल रही हैं। सही है। तो अब हम सुनील से पूछते हैं कि यार सुनील, इंग्लैंड में कैसा है कि क्या वहाँ पर हम जिस तरह हम पाकिस्तान में बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस की, पुअर क्लास है और एक वर्किंग क्लास है, एक एलीट है, तो क्या वहाँ भी इसी तरह का सिलसिला होता है? और वो लोग यानी किस तरह लोग सर्वाइव कर रहे हैं? जो वर्क फ्रॉम होम चला गया है, कुछ चीज़ें यानी काम फिलहाल चल रहा है, जो लेट्स से जो मतलब ग्रोसरी स्टोर्स या डिफरेंट किस्म की शॉप्स होती हैं, जो लो लेवल का बिजनेस है, लो हुँ। इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर बंद भी पड़ी हैं, तो लोग क्या सर्वाइव कर रहे हैं, रिलैक्स हैं? करंट सिचुएशन क्या है? आसिम, परेशानी तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है लोकल बिजनेसेस को, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी। सबसे ज्यादा जो परेशान है तबका, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड तबका। वो उसमें सेल्फ सही। एम्प्लॉयमेंट में वो लोग आ जाते हैं जिस तरह टैक्सी ड्राइवर्स हैं, या फिर हाँ, कोई कोच है, क्रिकेट सिखा रहा है बच्चों को या टेनिस सिखा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि लोग टैक्सी में बैठ नहीं रहे, लोग अपने बच्चों को लेके क्रिकेट या टेनिस लेसन दिलाने नहीं लेके जा रहे। तो ये जो हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयड तबका है, उसकी हुकूमत ने अभी पिछले हफ्ते अनाउंस किया है कि उसके लिए भी एक पैकेज आया है, लेकिन ऑब्वियसली वो उतना नहीं कमा पाएगा, उसकी इनकम जो होती होगी,
उसका 75% उसको मिलेगा। स्मॉल बिजनेस बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं, उनकी जॉबें चली गई हैं लोगों की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत दे रही है, लेकिन वो भी 75-80% देगी। तो ये बिजनेस सबका बड़ा वो कर रहा है। अच्छा, जो ऑब्वियसली मल्टी मिलियनर लोग हैं, उनके पास तो बैकअप इतना है कि वो मेरे ख्याल है लॉकडाउन अगर अगले 5 साल भी रहे तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ भी क्लास सिस्टम तो ऑब्वियसली। एक बात जो गफरान ने कही पाकिस्तान के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने वो नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, गफरान ने कहा कि कुछ 500-600 शायद केसेस हैं और कुछ अमवात हैं। देखिए, ये टेस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। यूके में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रहा है कि जर्मनी में 2.5 लाख टेस्टिंग हो रही है एवरीडे, हमारे यहाँ भी 10,000 टेस्टिंग हर रोज नहीं हो रही। उसके बावजूद 17,000 केसेस नोन है, जिसमें से वफात भी लोगों की हो गई है। तो पाकिस्तान में जो नंबर अभी हमें नजर आ रहा है कि 500-600 लोगों को वायरस हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग किस बुनियाद पे कर रहे हैं, कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। पता नहीं कितने कैरियर अभी हों बाहर, लेकिन क्योंकि हमें टेस्टिंग नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको वायरस है कि नहीं। तो उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ऐसी ही रहे और इतना खराब ना हो मामला जितना यूरोप में हुआ है, लेकिन एक टेस्टिंग भी इसमें एक अहम इशू है। तो यार मतलब मैं बताता हूँ एक मिनट। एक जो परमुटेशन के हिसाब से जो चीजें होती है ना, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20,000 टेस्ट हो चुके हैं। तो 20,000 टेस्ट में से जो है वो हमारे पास जो कंफर्म केसेस आए हैं वो अभी 1800 आए हैं। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालें, परमुटेशन नहीं सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आप देख लें ये तो बहुत कम बन रही है। तो सैम्पलिंग अगर हम करेंगे इस हिसाब से तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगले 20,000 टेस्ट में भी कितने जाने हैं। मतलब अल्लाह ना करे ज़्यादा हो, लेकिन ये अगले 20,000 टेस्ट में अल्लाह करे कि यही अगर हो और इससे कम हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हम अच्छी पोजीशन में ही रहेंगे। सही। तो यार उसमें मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें मतलब ये भी है कि क्या रिस्क ग्रुप का हो रहा है, ओवरऑल स्क्रीनिंग का है, या सिर्फ वो लोग जो सिम्टम्स लेके आ रहे हैं सिर्फ उनका टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर साउथ कोरिया का देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह कर्व को फ्लैट करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो उनकी जो मेन जो टेक्निक थी या मेन जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए और उनको ट्रैक किया और फिर आइसोलेट किया। ये स्ट्रेटजी ही मेरे ख्याल है लॉन्ग टर्म चलेगी। उसमें फिर ये हम बाद में बात कर सकते हैं कि किस कंट्री में, यानी ओवरऑल पूरी दुनिया में यही, अमेरिका में भी यही कंप्लेन है कि जो टेस्ट हैं या स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, स्वीडन में जो मैं बताऊँ, स्वीडन में भी ओवरऑल सिचुएशन यही है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, लोगों को कंप्लेन है और सिर्फ जो लोग रिस्क ग्रुप में है सिर्फ उनको टेस्ट किया जा रहा है। जहाँ तक बात है जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि लोग किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर, तो स्वीडन में ओवरऑल हम यानी जो हम कह सकते हैं कि जो पुअर एक लेवल हम डिफाइन करते हैं ना कि हम एक वर्किंग क्लास है और एक बिल्कुल पुअर क्लास है। तो स्वीडन में ओवरऑल लाइफ स्टैंडर्ड या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या उस तरह गुर्बत उतनी है नहीं। तो अभी तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, टैक्स क्योंकि इतना ज़्यादा जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ मतलब उनके लिए कुछ पैकेजेस का भी अनाउंस किया है। तो जो लोग वर्किंग फ्रॉम होम है उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो उनका जो परसेंटेज है वर्किंग की वो 60% या 80% हो जाएगी, बाकी 20 to 40% जो है वो गवर्नमेंट देगी बड़ी-बड़ी कंपनीज में। लेकिन ये सिचुएशन ये करंट है। आगे ऐसा क्या होता है उसको भी हम जाके डिस्कस करेंगे अभी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो सिचुएशन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरह और इंग्लैंड की तरह सही नहीं लगती। फिलहाल जो है वो चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल जो है वो कंपनीज जो है वो कोई कंपनी दिवालिया होने के करीब सुनने में आ रहा है कि हैं, लेकिन अभी तेजी से दिवालिया या जो है वो बैंक्रप्सी डिक्लेरेशन जो है वो कंपनीज की बहुत ज़्यादा आई नहीं है अभी तक। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल जो है वो आगे चल के अच्छी नहीं लगी। तो अच्छा यार, फिर अब हम इंग्लैंड की तरफ जाते हैं। तो सुनील, अगर जो है वो यही सिचुएशन रहती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम अभी फ्यूचर की प्लानिंग की बात नहीं कर रहे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल ऐसी ही जो लाइफ इस वक्त चल रही है वो ऐसी ही रहती है 3 महीने तक। लोग काम पे नहीं जा सकते, क्या वो उस वक्त भी वर्किंग फ्रॉम होम कर सकते हैं? यानी उनको जो है वो कंपनीज की तरफ से सैलरी क्या उस वक्त भी मिलती रहेगी? क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट उस वक्त भी जारी रहेगी? क्या एजुकेशन जो है वो सेक्टर्स चलते रहेंगे? लोगों को खाने पीने की अशिया मिलती रहेंगी? मेडिकल जो है वो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिलती रहेंगी? काम इस तरह चलता रहेगा? या फिर एकदम से इवन यूके जैसी जो एक तरीके से बड़ी इकोनॉमी है, खास तौर पे जो ब्रेग्जिट के बाद इस डिसीजन के बाद जो एक ट्रांजिशन पीरियड है जो कि उनके लिए वैसे ही टफ था, तो इस सिचुएशन में 3 महीने बाद क्या हो सकता है यूके में?
वेल आसिम, कोई भी, मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो स्वीडन हो, अमेरिका हो, यूके हो, कंटिन्यूस लॉकडाउन में तो कोई भी मुल्क सरवाइव नहीं करेगा। हुकूमत आज सपोर्ट कर रही है, लोगों को सैलरीज दे रही है, उनको बेनिफिट दे रही है, जॉब सीकर अलाउंस मिल रहा है, लेकिन ये इंडेफिनिटली तो नहीं चलने वाली चीज, ये इसको तो रोकना पड़ेगा। तो एक पॉइंट मेरे ख्याल है आगे जाके ये आएगा, जब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मुश्किल डिसीजन लिया जाए। क्या लॉकडाउन खत्म करके वायरस की स्प्रेड अगर उस वक्त भी ऐसी होती है वो चलने दी जाए और रिस्क लिया जाए, या फिर आप लॉकडाउन करके इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर लें। तो मेरे ख्याल है 3 महीने बाद जाके ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डिफिकल्ट डिसीजन होगा, ये सूरत हाल इंडेफिनिटली नहीं चलेगी। लेकिन एक अच्छी बात जिसकी तरफ वजाद भाई ने भी इशारा किया था कि हमें नई चीजें करनी पड़ेंगी, मेरे ख्याल है यूके में ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो स्कूल बंद हुए हैं, कॉलेजेस बंद हुए हैं, और ऑलरेडी यहाँ सिस्टम एक इन प्लेस था, लोग ऑनलाइन स्टडी फिर भी करते थे। लेकिन अब इस दौर में इवन स्कूल के बच्चों की जो ऑनलाइन होमवर्क और जो एप्स आई हैं और जो ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू एजुकेशन दी जा रही है, आई थिंक वो बहुत अच्छा आइडिया है। और आगे जाके मेरे ख्याल है ये चीज इस क्राइसिस से लर्न भी करेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम इधर यूके का, कि जो टीचर्स पे वर्कलोड है, जो एक क्लास में 35 बच्चे हैं और एक टीचर है, उसकी एक असिस्टेंट है, इस वर्कलोड को आगे जाके हम शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह ऑनलाइन चीजों को करने की वजह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह ऑनलाइन उन्होंने चीजों को किया है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें जो है इंडेफिनिटली नहीं चलेंगी दूसरे सेक्टर्स में। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर कोई एक सेल्फ आइसोलेशन में एक डॉक्टर चला गया है, या सेल्फ आइसोलेशन में कोई ऐसा बंदा चला गया है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो इंडेफिनिटली तो सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रह सकता। इकोनॉमी नहीं चलेगी, एक बकेट है जिसमें पैसे हैं, और एक वक्त आएगा कि वो बकेट खाली हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है 3 महीने बाद जाकर ये फैसला करना पड़ेगा, अगर इकोनॉमी को एक मेजर कोलैप्स से बचाना है, कि हुकूमत के पास भी अपने पैसे तो नहीं है, लोग टैक्स दे रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, हुकूमत कोई अपना पैसा तो नहीं होता हुकूमत के पास। तो आई थिंक 3-4 महीने के बाद ये एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। एक मॉडल हमें पुराना मिलता है अर्ली 20th सेंचुरी का, जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस वक्त बहुत अर्ली जो है लॉकडाउन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी नई, और जो फौजी थे उनको अपने अपने कम्युनिटीज में भेज दिया गया था, जिससे बहुत तेजी से स्प्रेड किया था वायरस। लेकिन अब हमने अर्ली एक लेसन लिया है उसको देखते हुए, पिछले जो पेंडेमिक था स्पेनिश फ्लू का, और पहले से लॉकडाउन कर लिया, तो होपफुली 3 महीने बाद जाके बहुत जो ग्राफ ऊपर जा रहा है अभी, ये एकदम नीचे आएगा और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर नहीं भी हुई तो एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन खत्म करना पड़ेगा। मुझे यार उसमें हम लॉन्ग टर्म बात करेंगे, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं जो आपने मेंशन की। एक तो जो अगर हम लेट्स से पिछली पेंडेमिक को भी देखें, अर्ली जो लास्ट सेंचुरी में, तो यार उस वक्त जो है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी इस लेवल की नहीं थी, पॉपुलेशन नहीं थी, ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑल्दो के फैल गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल जो है वो रिसोर्सेज जो है उस वक्त इतनी ज्यादा, यानी फॉर एग्जांपल इलाज की सहूलतों के अलावा यानी इलाज की जो क्वालिटी है वो भी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन उस आज जो सिचुएशन हम देखते हैं ना, ये बिल्कुल एकदम सारी चीजें पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो उसमें जिस तरीके से जिस लेवल पे ये जाकर फैल रहा है, अभी मैंने रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो 3 महीने के अंदर जो इकोनॉमीज का हाल हुआ है, अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये ओवरऑल जो मार्केट है वो 30% या 35% डिक्रीज कर गई, जबकि उस केस में पिछली पेंडेमिक में जब जो ग्रेट रिसेशन आया था 1930s में, वो पेंडेमिक के बाद, उसमें जो है वो ओवरऑल 50 to 60% थी। तो हम अभी इतने शॉर्ट टर्म में, और वो था 3 साल का, तो हम सिर्फ 3 हफ्तों में अब जो चीजें आपस में इस तरह कनेक्टेड, हम सिर्फ 3 हफ्तों में ऐसी सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, इतनी तेजी से नीचे जा सकते हैं कि उसको कंट्रोल करना। जो दूसरी ऑनलाइन एजुकेशन की बात है यार, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल है हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि अगर पूरा स्ट्रक्चर एक मुल्क का चल रहा है ना, तो हर सेक्टर इस तरह चल सकता है। फर्ज करें कि मुल्क जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने पे आ रहा है, बाकी जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट करना या ऑनलाइन चीज़ों को, कंट्री को रन करना, हर बिजनेस को, अगर बाकी बिजनेसेस पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन स्टैंड अलोन सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ भी तो मतलब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से उस सेक्टर में भी तो पैसा आ रहा है। तो इसको हम मेरे ख्याल आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो गुफरान, मतलब जो कराची की या पाकिस्तान की सिचुएशन हम वजह से डिस्कस कर रहे थे, तो यार क्या मतलब ये वजाहत का ये सोचना था कि, और तुमने मेरे ख्याल पिछले सवाल में ये बात मेंशन की थी कि हमारे पास जो है वो अशिया खुर्दनोश की अल्लाह का शुक्र इतनी कमी नहीं है, तो अभी फिलहाल, और तुम्हें लगता है कि अभी भी जो है वो लोग अगर लेट्स से जिनकी जॉब्स या उसके हवाले से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्या 3 महीने अगर ऐसे चलता रहा तो उसके बावजूद भी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद रहेंगी
कि अगर लोगों के पास एक तो होता है ना कि चीज़ों का मौजूद होना, मुल्क में जितनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, उगाते हैं, खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें, लेकिन क्या लोगों के पास वो खरीदने के पैसे भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे? देखिए 3 महीने का तो हमारे पास मार्जिन नहीं है, क्योंकि अभी इस 3 महीने में जो है हमारे पास रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, आगे बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। तो रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें ये कपड़े वाले और दीगर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा कमा लेती हैं, तो उनका जो है काफ़ी गुजारा हो जाता है और बर्दाश्त कर लेंगे आगे की चीज़ें। लेकिन अगर यही सिस्टम चलता रहा, यही सिनेरियो चलता रहा, तो फिर तो ये आगे मतलब अगला ही महीना रमज़ान का है, मेरे ख्याल में 20 दिन रह गए शायद। तो उनका जब कारोबार नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो अगले 4-5 महीने सस्टेन कर जाते हैं, वो जब नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सोचें कितना बुरा हाल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मैंने आपको बता दी कि ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे कम्प्लीटली बंद है, तो 3 महीने का तो मार्जिन है ही नहीं। इसी हवाले से मैंने आपको बताया था कि मुराद अली शाह साहब ने आज इशारा दे दिया है कि लॉकडाउन या तो नरम होगा या फिर उठा लिया जाएगा, या फिर एक हफ्ते बहुत सख्त होगा, एक हफ्ते बहुत सख्त होगा मजीद, यानी कर्फ्यू टाइप सकता है सिचुएशन। कर्फ्यू टाइप सिचुएशन होगी, ताकि जो भी कुछ है वो रमजान से पहले हमारे पास सब केसेस निकल के आ जाएं, उसको किस तरह से डील करना है वो आ जाए। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी बात भी हो रही थी कि ये लोग जो है वो जैसे हार्ड डिस्क स्कैन होती है सेक्टर वाइज, तो इसी तरह से ये लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज जो है वो स्कैनिंग करने की ये पीएसपी और एमजीएम के साथ मिलकर जो है वो सेक्टर वाइज स्कैनिंग करना शुरू हो रहे हैं। मतलब लोकल बॉडीज को बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं कि पहले सुरजानी सेक्टर कर लें, फिर यूं कर लें, फिर यूं कर लें, इस तरह से करके जो सेक्टर वाइज स्कैनिंग करेंगे उसमें जो सस्पेक्टेड केसेस होंगे उनको या तो फिर होम आइसोलेशन का मशवरा दिया जाएगा या फिर जो है वो उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हुकूमत इस बात को पहचान चुकी है, समझ चुकी है कि यार हमारे पास 3 महीने का तो टाइम नहीं, 3 महीने क्या मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने का भी टाइम नहीं है। 1-1.5 महीने से पहले इनको जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से ना मतलब न लाठी टूटे ना सांप टूटे, वो कौन सी मिसाल होती है क्योंकि यार जो वजाहत ने, हाँ, सांप भी ना मरे लाठी, वजाहत ने जो मेरे ख्याल है तुम भी उसी तरफ इशारा कर रहे हो कि गवर्नमेंट के पास ही जो है वो इतना लंबा सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। अगर हम कर्जों पे, हम वैसे ही इस सिचुएशन पे आ चुके थे कि हम बैरूनी कर्जों के तले बहुत दब चुके थे, और अगर हम मजीद इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो चीन रिकवर कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी IMF की भी ऐसी पोजीशन नहीं होगी कि वो हमें सरवाइव करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर जो है वो कर्जा मजीद दे सके कि हम दिवालिया ना हो, क्योंकि बेशुमार कंट्रीज हैं जो कि इस सिचुएशन में, बेशुमार इकोनॉमीज जो हैं वो हमारी तरह या हमसे बदतर हालात में होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो फैक्टर हो सकता है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, तो क्या मतलब इसमें जब उन्होंने ये ऐलान किया तो कोई ऐसी बात है कि, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान में मसला ये था कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, टेस्टिंग किट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो इसको पूरी स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं सेक्टर वाइज या बहुत ही यानी फॉर एग्जांपल फाइन या माइक्रो लेवल पे, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है कि टेस्टिंग किट्स ज्यादा आ गई या कैपेसिटी जो है उस तरह बिल्ड हो अभी आई चुकी है? हैं, मैंने जो अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था तो 1 लाख 1.5 लाख तक की टेस्टिंग किट्स आ गई हैं। एक टेस्टिंग किट जो है वो तकरीबन 100 टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर लेती है तो 1 मिलियन से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन। हाँ तकरीबन, तो अच्छा खासा हमारे पास एक मार्जिन तो आ गया है। दूसरे ये कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी अच्छा खासा है और प्रोटेक्शन गियर्स वगैरह भी सब आ गए हैं। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि ये लोग काफी जो है ना तेजी से इस चीज को करने की कोशिश करेंगे कि यार इसको किस तरह से जो है वो इसको काबू पा सकें। सही, यानी इकोनॉमी को देखते हुए टाइम क्योंकि कम है, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह स्क्रीनिंग आउट जितनी जल्दी हो सके और कंटेन करके दोबारा जो है वो लाइफ को नॉर्मल पे लेके आए। अच्छा, स्वीडन की मैं दूसरी चीज ये कि मैंने स्क्रीनिंग नहीं बोला था, मैंने स्कैनिंग बोला था। अच्छा, तो स्कैनिंग और स्क्रीनिंग में फर्क ये है कि ये सिर्फ उस वक्त जो अभी ये काम करेंगे, अल्लाह करे के करें, क्योंकि अभी इन्होंने 8 दिन तो ज़ाया कर दिए हैं, तो जो अब ये काम करेंगे उसमें ये केसेस आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ उसके टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं कि यार यहाँ से जाएंगे और थर्मोमीटर लेके घूमेंगे और फिर जब उनको देखेंगे उनकी हिस्ट्री निकालेंगे मेडिकल की, भाई आप क्या क्या प्रॉब्लम है। सही, अगर उनको लगता है कि हाँ यार ये कोई सस्पेक्टेड केस है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उनको होम आइसोलेशन या फिर जो है आइसोलेशन वार्ड में डाल के और फिर उसकी बाद उसकी जो है वो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग वगैरह जो है वो शुरू होगी।
लेकिन सही उससे होगा ये फायदा कि इनके पास इलाके क्लियर होते चले जाएंगे। सही फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग टाउन इनके पास क्लियर हो गया, तो ये बोलेंगे भैया गुलबर्ग टाउन में आप जो है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर लें, रेस्टोरेंट खोल लें, ये कर लें, वो कर लें, फलाना कर लें, सही ढमकाना कर लें, उसके बाद जो है वो रेडियां लग जाएंगी, डेली वेजेस के मसले खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर ये करेंगे तो हमारे मुश्किल से 17-18 टाउन तो है कराची में, तो कराची अगर खुल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब पहिया चलना शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा तो यार, मतलब होपफुल है, लेकिन मुझे यानी ओवरऑल अगर हम सोचें प्रैक्टिकली तो एक मुश्किल काम लगता है कि मतलब किसी इलाके को कन्फाइन कर देना, उसको उस इलाके तक खोलना, क्योंकि हमारे यहाँ मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है। लोग सब्जी मंडी, इवन सब्जी के लिए भी सब्जी मंडी जाते हैं, जो ठेले वाले होते हैं किसी दूसरे एरिया में बेच रहे होते हैं। तो हम अगर मूवमेंट हमने एरिया वाइज, सेक्टर वाइज रिस्ट्रिक्ट करके रखी है, तो मेरे ख्याल है फिर भी बिजनेसेस उस तरह चल नहीं पाएंगे और जॉब्स के लिए लोग निकल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर हम उसको देखते हैं कि हो सकता है कि मैं कोई और आपको बताऊं स्ट्रेटेजी हो। कि अभी भी तो यही हुआ हुआ है, और बिल्कुल यही हुआ हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इन्होंने जो जिस तरह से नाकेबंदी करी हुई है वो उन्होंने टाउन के हिसाब से करी है, बल्कि सेक्टर के अच्छा। हिसाब से भी करी हुई है। तो एक अगर मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे सदर तक पहुँचते हुए या अपने ऑफिस पहुँचते हुए मुझे 5-6 अजीब अजीब से कट लेने पड़ते हैं, मैं सीधा नहीं जा सकता। सही। तो मेरे रास्ते में अगर 5 टाउन आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं 5 टाउन जो है वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर रहा, मैं तो उल्टा सीधा हो के जा रहा हूँ। तो एक रेडी वाला थोड़ी जाएगा कि एक रेडी वाला यहाँ से निकलेगा और दूसरे टाउन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से जो मतलब अगर ये तो मेरा एक जो मैंने सुना है मीडिया से और लोगों से मैंने जो बातचीत करी है, तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब जाहिर बात है जो गवर्नमेंट होगी वो तो उसके हिसाब से पूरा प्लान करेगी ना, सही। कि जब हम इस इलाके को क्लियर कर देंगे तो इसमें कौन कौन से लोग एंटर हो सकते हैं, कौन कौन से लोग बाहर जा सकते हैं। सही। ठीक है, और तो इस तरह से मेरे ख्याल में प्लानिंग होगी इनकी कोई अच्छी। तो बात ये है कि टाइम तो नहीं है, तो उस टाइम से सही। पहले पहले इनको कुछ ना कुछ तो करना है। सही। इंशाल्लाह ठीक है। होपफुली ये इंशाल्लाह। कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये स्वीडन का मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए स्वीडन में सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस का ऐलान किया है, तो फिलहाल तो चीज़ें चल रही हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि स्वीडन अभी लॉकडाउन की तरफ गया ही नहीं है, तो अभी हम उस सिचुएशन में है ही नहीं कि, तो अभी एक तरीके से कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है। जिस वक्त हम, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर सिचुएशन स्पेन की तरह या इटली की तरह या यूके की तरह अगर फोरकास्ट हुई या यानी ट्रेंड उस तरफ जाने लगा, तो फिर हो सकता है कि हम भी लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। तो हमारा वो जो सिवियरिटी वाला, यानी ओवरऑल सोसाइटी में लॉकडाउन या बाकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से वो जो सिवियरिटी है, वो हो सकता है पीरियड बाकी पाकिस्तान या यूके के मुकाबले में थोड़ा सा लेट आए। लेकिन उस सूरत में मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने जिस तरह स्वीडन इकोनॉमिकली स्टेबल रहा है, लोगों की जॉब्स जाएंगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे कितना बोझ पड़ेगा, वो कितना सहार सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली जो बिजनेसेस हैं, वो जो है, वो जो छोटे बिजनेसेस खासतौर पे, वो 3 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारी बैंकरप्सीज होंगी, लेकिन उस बैंकरप्सीज के अलावा भी लोग जो हैं आम, यानी लोग क्या खा पी सकेंगे, क्या उनके पास ऐसी यानी रिसोर्सेज होंगी कि वो चीज़ें कर सकें, ज़िंदगी जी सकें या चीज़ें चला सकें। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हम 3 महीने तक, 2-3 महीने तक अगर सिचुएशन लॉकडाउन के बाद भी चलती है, तो ऑल्दो के ओवरऑल बिज़नेसेस और जॉब्स जो हैं वो तेज़ी से चली जाएँगी, लेकिन फिर भी शायद सर्वाइव हम कर सकते हैं। स्वीडन में कम से कम ऐसा है। और अभी तक जो है वो मास स्क्रीनिंग या मास टेस्टिंग जो है, वो अभी तक स्वीडन यानी उसको बहुत ही रेजिस्टेंट रहा है, रिलक्टेंट रहा है करने पे। कल जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, और मेरे ख्याल है आज उसकी कंफर्मेशन आई थी कि अब वो इस स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, बल्कि साउथ कोरिया की तर्ज पर जो स्क्रीनिंग है या जो टेस्टिंग है, उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन उसका जो सबसे पहला जिस सेक्टर को वो टारगेट कर रहे हैं काम करने के लिए, वो हेल्थ सेक्टर है। तो हेल्थ सेक्टर में जो जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद जो है वो आम लोगों तक शायद ये बात पहुंचे कि वहां पर जाके मतलब स्क्रीनिंग को किसी तरीके से मतलब उसको किया जा सके। तो स्वीडन की ये सिचुएशन है।